जनाब अर्ज किया है कि अखबार हूँ औकात ही क्या है मेरी, अखबार हूँ औकात ही क्या है मेरी, मगर शहर जलाने के लिए काफ़ी हूँ। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया, शानदार। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो किस टॉपिक पे? केमिस्ट्री ऑफ एंजाइम, है ना। बायोकेमिस्ट्री का एक बड़ा प्यारा सा चैप्टर है। इसको हम पूरा का पूरा इस वीडियो के अंदर सल्टा देंगे, ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो कर दे शुरू, तो कर दें क्या शुरू? तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है एंजाइम होता क्या है। एंजाइम होते हैं हमारे बायो कैटलिस्ट। क्या होते हैं? एंजाइम हमारे होते हैं बायो कैटलिस्ट, जो कि लिविंग सेल्स ही प्रोड्यूस करती हैं और जो हमारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, उनको कैटलाइज करता है। देखो, तुम्हें पता है कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? एक कैटलिस्ट वो चिरांद होती है जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर खुद तो यूज़ होती नहीं है, लेकिन वो क्या करती है, वो केमिकल रिएक्शन को एक्सिलरेट कर देती है, तेज़ी से करवा देती है थोड़ा। ए कैटलिस्ट एक्सिलरेट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बट इट सेल्फ रिमेन केमिकली अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ रिएक्शन। पता है, ठीक है। तो वही चीज़ है, एंजाइम बायो कैटलिस्ट है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, शरीर में होने वाले कैटलिस्ट है, लिविंग बॉडी के अंदर, लिविंग सेल के अंदर। सो एंजाइम आर बायो कैटलिस्ट प्रोड्यूस बाय लिविंग सेल्स टू कैटलाइज बायोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है। अब देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम है। एंजाइम प्रोटीन नेचर का होता है, जानते हो तुम, एंजाइम प्रोटीन नेचर का होता है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, बोलो बोलो बोलो, कौन सा? राइबोजाइम। राइबोजाइम आरएनए नेचर का होता है। बाकी जितने भी हमारे एंजाइम हैं, बायो कैटलिस्ट हैं, वो प्रोटीन नेचर के होते हैं। अच्छा, और इसके अलावा ये कोलॉइडल होते हैं, और कोलॉइडल हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वाटर सॉल्यूबल या इनसॉल्यूबल। बताओ बताओ, वाटर सॉल्यूबल होंगे। कोलॉइडल हैं, वाटर सॉल्यूबल हैं और नॉन डायलाइजेबल हैं और हीट लाइबल हैं, हीट लेबाइल हैं। हीट कॉजेज डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम विद लॉस ऑफ फंक्शन। हीट लेबाइल का मतलब हुआ कि जब ये हीट से इनका फ़र्क पड़ता है इनको, ठीक है। अगर ज़्यादा हीट होगी, एक हद से ज़्यादा, है ना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ज़्यादा, तो ये डीनेचुरेशन शो करेंगे, ठीक है। और ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं और एक इनकी डेफिनेट आइसो इलेक्ट्रिक पीएच होती है, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एंजाइम एंड हार्मोन? देखो, एंजाइम जो होता है ये एब्सोल्युटली आपको सिर्फ प्रोटीन नेचर का मिलेगा, ठीक है। लेकिन हार्मोन जो है, इट मे बी अदर देन प्रोटीन। जरूरी नहीं है कि सारे हार्मोन प्रोटीनेशियस ही हों। एग्जाम्पल, ये बहुत सारे हार्मोन स्टेरॉयड नेचर की भी होते हैं भाई साहब, ठीक है, आइडोथायरोनिन्स वगैरह, ठीक है, अलग अलग होता है भाई। लेकिन एंजाइम तो एक्सक्लूसिवली प्रोटीन नेचर के होते हैं। एक्सेप्शन सिर्फ एक है, राइबोजाइम, ठीक है। एंजाइम जिस साइट पर प्रोड्यूस होते हैं वहीं पर काम करते हैं, ठीक है। और हार्मोन क्या करते हैं? जहां पर प्रोड्यूस हुए वहां काम नहीं करेंगे। यूजुअली ये एक्ट करते हैं डिस्टेंट साइट से, डिस्टेंट साइट्स पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ए जगह पे प्रोड्यूस हुए और फिर काम कहाँ जाए कर रहे हैं? काम कहीं ए जगह पे प्रोड्यूस हुए, कहीं बी जगह पर जाके काम कर रहे हैं। और एंजाइम का क्या सीन है? यहीं प्रोड्यूस हुए कि जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। और एंजाइम, मैंने कहा कि जिस साइट पर प्रोड्यूस होते हैं वहीं पर ये काम करते हैं। सो दे डू नॉट गो टू द साइट ऑफ एक्शन विया ब्लड। तो ब्लड से इनका आना जाना तो होता ही नहीं है। अब भाई साहब, हार्मोन जी क्या करते हैं? हार्मोन को मैंने कहा यहाँ प्रोड्यूस हुए, इसको काम करने के लिए यहाँ जाना है, तो ये बस में बैठ जाता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन तो करना ही पड़ेगा ना इसका, तो ट्रांसपोर्टेशन इसका होता है विया ब्लड, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है। सो गो टू साइट विया ब्लड। उसके बाद में एंजाइम शोज कैटालिटिक एक्टिविटी, और हार्मोन क्या शो करता है? हार्मोन शोज रेगुलेटरी एक्टिविटी, है ना, रेगुलेशन करना, एंड कंट्रोल एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है। दोनों काम समझ रहे हो? मतलब इसका भी कंट्रोल हार्मोन का, एंजाइम का हार्मोन के पास है। तो हार्मोन क्या करता है? शोज रेगुलेटरी एक्टिविटी एंड कंट्रोल एंजाइम एक्टिविटी, and enzyme shows catalytic activity only.
व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। देखो एंजाइम के काम करने का एक पैटर्न है, ये रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता कभी भी, ये सिर्फ क्या करता है, मैंने क्या कहा कि ये रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है थोड़ा सा, ठीक है। दूसरी बात, इट एक्सिलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, सिर्फ एक्सिलरेट करता है, कितना गुना बढ़ा देता है रिएक्शन की रेट को, देख रहे हो कितना ज़्यादा, 10 की पावर 6 से लेके 10 की पावर 11, इतना ज़्यादा रिएक्शन की रेट को इतना गुना कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है, आफ्टर इनिशिएशन टू रीच द इक्विलिब्रियम क्विकली, ठीक है। सो एंजाइम मेक श्योर करता है कि जो अपनी रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम तक क्विकली पहुंचे, बहुत जल्दी पहुंचे, ठीक है। डू नॉट अल्टर द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। देखो ये इंश्योर करता है कि जो अपना रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम तक जल्दी पहुंचे, ना कि ये इक्विलिब्रियम को हिलाता नहीं है। फॉर एग्जांपल आपको मान लो कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास आपको यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है, तो एंजाइम क्या करेगा, आपको यहाँ से यहाँ थोड़ा जल्दी पहुँचा देगा, फास्ट पहुँचा देगा, ना कि इस लोकेशन को ही उठा करके यहाँ ले आएगा ताकि आपको यहाँ जाने में कम टाइम लगे, ठीक है। सो ये इस तरीके का कुछ काम करेगा, समझ आ रही बात। उसके बाद ये हाईली स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। हाईली स्पेसिफिक होने का मतलब कि भाई मतलब ये वन और फ्यू स्पेसिफिक इनके सबस्ट्रेट होते हैं जिनके साथ ये इंटरेक्ट करते हैं, और बहुत ही स्पेसिफिक टाइप की ओनली वन टाइप ऑफ रिएक्शन को ये कैटलाइज करते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब तू आया तेरे साथ चल लूँगा, तू आया तेरे साथ चल लूँगा, ठीक है, बड़ा एकदम स्पेसिफिक टाइप के होते हैं ये। रिमेन अनचेंज केमिकली इन द ओवरऑल प्रोसेस, सिर्फ काम करते हैं, खुद इन्वॉल्व नहीं होते हैं केमिकली रिएक्शन के अंदर, ठीक है। उसके बाद एंजाइम स्पेसिफिसिटी, ये 2 पॉइंट और हैं जो पढ़ लो। इफेक्टिव इन एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटी एंड फंक्शनली इंडिपेंडेंट ऑफ पेरेंट सेल्स, एंड एक्टिविटी कैन बी रेगुलेटेड बाय एक्टिवेशन और इनहिबिशन एज पर सेलुलर नीड, ठीक है। Then what is enzyme specificity? Definition of enzyme specificity. Enzyme specificity का मतलब होता है कि एंजाइम एक्टिविटी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती है, सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होती है और रिएक्शन स्पेसिफिक होती है, समझ गए। मैंने कहा था ना एंजाइम स्पेसिफिक नेचर का होता है, वो उसको किस सबस्ट्रेट के साथ काम करना है और एक पर्टिकुलर रिएक्शन में काम करना है, बस ये उसका फिक्स होता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि एक ही एंजाइम 10, 15, 20, 25 रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है अलग अलग तरीके से, ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। टाइप ऑफ रिएक्शन स्पेसिफिसिटी 2 टाइप की होगी ना, एक तो सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी और एक होगी रिएक्शन स्पेसिफिसिटी। सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी में क्या होता है, सबसे पहली बात ये 2 टाइप की होती है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट में क्या आता है कि एक्ट ऑन ओनली वन स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, कहने का मतलब आपका एक एंजाइम है और वो सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट पर काम करेगा। जैसे आपका ग्लूकोकाइनेज होता है, ग्लूकोकाइनेज सिर्फ ग्लूकोज पे काम करता है, यूरिएज सिर्फ यूरिया पे काम करता है, कैटलेज H2O2 पे काम करता है सिर्फ, है ना। ये क्या हो गया, ये एब्सोल्यूट सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी हो गई। लेकिन रिलेटिव क्या होगी, रिलेटिव बारे में बताओ। रिलेटिव का मतलब हो गया कि ये स्ट्रक्चरली रिलेटेड सबस्ट्रेट्स पर काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, है ना, ट्रिप्सिन जो है इट एक्ट ऑन डिफरेंट प्रोटीन, सिर्फ एक प्रोटीन पे नहीं, डिफरेंट प्रोटीन्स पे काम करता है, ठीक है, बस प्रोटीन होना चाहिए। हेक्सोकाइनेज हेक्सोजेस पे काम करता है, जितने और हेक्सोजेस हैं सब पे हेक्सोकाइनेज काम कर लेता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये रिलेटिव सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी है भाई। हाँ स्पेसिफिक तो है हमारा एंजाइम, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है, मतलब जो हमारा एक्चुअल में सबस्ट्रेट है उसके जैसी अगर सिमिलर स्ट्रक्चर बहुत सारे लोगों की होगी तो सब पे अपना एंजाइम काम कर लेगा, बस स्ट्रक्चर सेम होनी चाहिए। क्या 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 बोलो, स्ट्रक्चर सेम होनी चाहिए तो ये आराम से काम कर लेगा। अब दूसरा है रिएक्शन स्पेसिफिसिटी। रिएक्शन स्पेसिफिसिटी में क्या आता है कि एंजाइम एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए काम करता है।
सो बताओ रिएक्शन स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या होता है? रिएक्शन स्पेसिफिसिटी मतलब हो गया कि एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर रिएक्शन को ही कैटेलाइज करेगा। सो वन सब्सटेंस में अंडरगो डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन, एक सबस्ट्रेट जो है वो अलग अलग टाइप की रिएक्शन कर सकता है, लेकिन एंजाइम जो होगा एक पर्टिकुलर टाइप की रिएक्शन को ही कैटेलाइज करेगा। जैसे हमारा पाइरुवेट है, ये जो पाइरुवेट है इट कैन अंडरगो सेवरल रिएक्शन टू प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोडक्ट्स। पाइरुवेट खुद जो है वो कई सारी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन इसकी जो हर एक रिएक्शन है वो अलग अलग सेपरेट एक पर्टिकुलर एंजाइम कैटेलाइज करता है। ठीक है, समझ गए? तो जैसे फॉर एग्जांपल पाइरुवेट है, ये कई सारी रिएक्शंस कर लेता है, लेकिन हर एक रिएक्शन जो होगी इसकी अलग अलग पर्टिकुलर एंजाइम जो है वो कैटेलाइज करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम स्पेसिफिसिटी क्या है? इट मेक पॉसिबल लॉट ऑफ एंजाइम टू कोएग्जिस्ट इन द सेल विदाउट इंटरफेयरिंग इन ईच अदर सेक्शन। भाई बिना एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी किए हुए काफी सारे एंजाइम्स जो हैं वो बॉडी के अंदर आराम से कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं। व्हाट इज ऑक्सिलरी सब्सटेंस फॉर एंजाइम एक्टिविटी? ये क्या होते हैं ऑक्सिलरी सब्सटेंसेस? देखो ये है नॉन प्रोटीन हेल्पर मॉलिक्यूल्स। क्या होते हैं ये नॉन प्रोटीन हेल्पर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एंजाइम की कैटेलिटिक एक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे सबसे पहले नंबर पर हमारा आया कोएंजाइम। ठीक है, तो कोएंजाइम जो है वो मोस्टली हमारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स होते हैं ना, जो विटामिन बी होता है उसके डेरिवेटिव्स होते हैं मोस्टली कोएंजाइम्स। ठीक है, व्हाट आर कोएंजाइम? कोएंजाइम आर रिलेटिवली हीट स्टेबल होते हैं, है ना, एंजाइम की तरह बार बार में दम नहीं तोड़ देते कि थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाया खल्लास हो गए। तो कोएंजाइम्स आर रिलेटिवली हीट स्टेबल, लो मॉलिक्यूलर वेट नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट हेल्प इन एंजाइम एक्टिविटी। यूजुअली जो कोएंजाइम होते हैं दे रिमेन टाइटली बाउंड टू एंजाइम, तो ये याद रखना, है ना। तो यूजुअली जो कोएंजाइम्स होते हैं दे टाइटली बाउंड टू एंजाइम, सो कोएंजाइम्स आर ऑफन कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, है ना, को सबस्ट्रेट ऑफ एंजाइम। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं, ये वर्ड याद रखना। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, यूजुअली जो हमारे नॉन प्रोटीन ये लो मॉलिक्यूलर हीट स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड है कोएंजाइम, ठीक है, ये टाइटली बाउंड होते हैं एंजाइम से, एकदम टाइटली, इसीलिए इनको हम लोग क्या भी कहते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, और ऑल्सो कॉल्ड को सबस्ट्रेट ऑफ एंजाइम। ठीक है, then enzyme that binds with coenzyme is called apoenzyme. What is apoenzyme? एंजाइम जो कि कोएंजाइम के साथ बाइंड करते हैं, एंजाइम, उस एंजाइम को हम लोग कहेंगे एपोएंजाइम। ठीक है, जो एंजाइम कोएंजाइम के साथ बाइंड करता है उस एंजाइम पार्ट को कहा जाता है, प्रोटीन पार्ट को कहा जाता है एपोएंजाइम। सो प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड एपोएंजाइम एंड नॉन प्रोटीन पार्ट तो ये कोएंजाइम हो ही गया, है ना। और इसको हम लोग प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कहते हैं क्योंकि ये टाइटली बाउंड होता है एंजाइम से। एंड द टोटल कॉम्प्लेक्स इज नोन एज होलो एंजाइम। ठीक है, होलो एंजाइम, ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स बना है, को एंजाइम किसके साथ बाइंड हुआ है, एंजाइम के साथ बाइंड हुआ है, बना है एपो एंजाइम। और ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स बना है इसको हम लोग क्या कहते हैं, होलो एंजाइम कहते हैं। इट इज अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, होलो एंजाइम कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं होलो एंजाइम विच इज एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम। तो एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम क्या है, होलो एंजाइम है। क्या है, होलो एंजाइम। ठीक है, बात समझ आ रही? ठीक है, उसके बाद नाउ which is the active form of enzyme, because without coenzyme apoenzyme alone is inactive, है ना। without coenzyme के बिना apoenzyme का कोई existence नहीं है, apoenzyme जो है वो inactive होगा, apoenzyme जो है वो क्या होगा, inactive होगा coenzyme के बिना। ओके, अच्छा ठीक है। अब नेक्स्ट कोएंजाइम, जैसे ये मैंने यहाँ पे एक डब्बा है, इसमें आपको समझ आएगा कि सबसे पहले क्या है आपका एपोएंजाइम प्लस कोएंजाइम। ठीक है, एपोएंजाइम प्लस आपका कोएंजाइम दैट इज इक्वल्स टू होलो एंजाइम, ये याद रहना चाहिए आपका। एपोएंजाइम प्लस कोएंजाइम इज नोन एज होलो एंजाइम, ये चीज याद रहनी चाहिए आपको। ठीक है, एपोएंजाइम प्लस कोएंजाइम इक्वल टू होलो एंजाइम। एग्जाम्पल दूंगा,
कोएंजाइम डेरिवेटिव ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कोएंजाइम डेरिवेटिव विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। सुनो देखो, कोएंजाइम डेरिवेटिव्स, ये मैंने कहा था कि कोएंजाइम क्या होते हैं, विटामिन बी के डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे आपको पता चलेगा, जैसे NAD NADP ये कोएंजाइम्स हैं, ठीक है। NAD NADP दीज आर द कोएंजाइम्स, और ये कौन से आपके विटामिन से बनते हैं, नाइसिन से, ठीक है, नाइसिन से। कौन से बी कॉम्प्लेक्स से, नाइसिन से। FAD FMN ये राइबोफ्लेविन से हमारे निकलते हैं, राइबोफ्लेविन B2, ठीक है। उसके अलावा कोएंजाइम A ये कहाँ से निकलता है, देखो बोलो, पेंटाथोनिक एसिड, ठीक है। उसके अलावा कुछ कुछ देख लो ध्यान से, थायमीन पायरोफॉस्फेट TPP जो है वो कहाँ से निकलता है, थायमीन B1 से। और टेट्राहाइड्रोफोलेट यानी FH4 ये कहाँ से निकलता है, अपना फॉलिक एसिड से। उसके अलावा जो हमारे नॉन विटामिन कोएंजाइम होते हैं, एग्जांपल जैसे कोएंजाइम Q है ना, कुछ कोएंजाइम नॉन विटामिन भी होते हैं, लिपोइक एसिड ये सब, ठीक है। उसके बाद में बढ़ते हैं, तो ये याद रहेगा आपको, होलो एंजाइम इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम, राइट। देन उसके बाद में आएगा अपना कोफैक्टर्स होते हैं। कोफैक्टर ये बहुत ही यूजुअली बहुत ट्रेस कम अमाउंट में पाए जाते हैं। कोफैक्टर क्या होते हैं, ये इनऑर्गेनिक मेटेलिक आयंस होते हैं जो एंजाइम एक्टिविटी में मदद करते हैं। याद रखना, कोफैक्टर इनऑर्गेनिक मेटेलिक आयंस होते हैं, ठीक है, जैसे जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन ये सब, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कोफैक्टर जो होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं एंजाइम से, ठीक है। व्हेन द एंजाइम आर कॉल्ड मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम, ठीक है। सो मैं पढ़ूंगा इसको, मोस्ट ऑफ द कोफैक्टर्स रिमेन लूजली बाउंड टू एंजाइम व्हेन द एंजाइम आर कॉल्ड मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम। और बहुत ही कम ऐसा होता है कि जो कोफैक्टर हैं वो टाइटली बाउंड आपको एंजाइम के साथ मिलते हैं। जब वो टाइटली बाउंड मिलते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं मेटेलो एंजाइम। जब लूजली बाउंड होते हैं कोफैक्टर, दैट इज कॉल्ड मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ये होता है, ठीक है। और फ्यू फ्रीक्वेंटली, वेरी लेस फ्रीक्वेंटली ऐसा होता है मेटेलो एंजाइम। यहाँ पर मेटल जो है या कोफैक्टर जो है ये टाइटली बाउंड होता है एंजाइम से, है ना। एंड कोफैक्टर दीज आर कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है वो टाइटली बाउंड होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे प्रोस्थेटिक ग्रुप टर्म यूज करी गई है, बिकॉज द मेटल आयन विल बी टाइटली बाउंड टू द एंजाइम व्हेन एंजाइम आर कॉल्ड मेटेलो एंजाइम। एंड कोफैक्टर को हम लोग यहाँ पे कहेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। हमने यहाँ भी प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा था, हमने यहाँ भी कोएंजाइम को प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा था जब ये टाइटली बाउंड था। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप तभी वर्ड यूज लिया जाएगा जब टाइटली बाउंड होगी कोई चीज एंजाइम से, दैट इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप, राइट। देन उसके बाद में ये एग्जाम्पल ले लो आप। फॉर एग्जाम्पल आपके एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ऐसे ही एंजाइम्स है। यहाँ पर कोफैक्टर कौन है, जिंक है, जिंक कोफैक्टर की तरह काम कर रहा है। उसके अलावा हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ब्ला ब्ला ब्ला, इसमें मैग्नीशियम है। और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, यहाँ पे कॉपर आ गया। और कैटलेज परऑक्सीडेज, यहाँ पर आयरन आ गया। देन व्हाट आर द स्पेशल साइट्स ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल, फटाफट बोल दो, एक्टिव साइट या कैटालिटिक साइट। एक्टिव साइट क्या होती है, देखो क्या होता है, जो अमाइनो एसिड होते हैं एक्टिव साइट के, वो एक 3 डायमेंशनल क्लेफ्ट या एक पॉकेट टाइप की चीज क्रिएट करते हैं, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री टू सबस्ट्रेट, है ना। वहां पर सबस्ट्रेट आगे बाइंड करता है इजीली और फिर आगे एक्शन होता है। फॉर एग्जांपल ये एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइट है, ठीक है। ये क्या एक 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है, 3 डायमेंशनल क्लेफ्ट है, ठीक है। इसका ये एग्जैक्टली आप देख रहे हो सबस्ट्रेट के कॉम्प्लीमेंट्री प्रेजेंट है कि सबस्ट्रेट यहाँ पे आके बाइंड हो सके, ठीक है। सो व्हाट इज एक्टिव साइट, इट इज अ स्मॉल एरिया ऑफ एंजाइम विच बाइंड सबस्ट्रेट फॉर कैटालिसिस, ठीक है। एक छोटा सा एरिया जहां पर सबस्ट्रेट आगे बाइंड हो जाता है एंजाइम से और कैटालिसिस फिर होता है। व्हाट आर एलोस्टेरिक साइट, एलोस्टेरिक साइट देखो ये मतलब बिसाइड दिस, मतलब इसको छोड़ के, एक्टिव साइट को छोड़ के यहाँ एंजाइम में एक और साइट होती है जिसको कहते हैं हम लोग एलोस्टेरिक साइट। दीज आर द स्पेसिफिक एरियाज जहाँ पर सरफेस ऑफ एंजाइम अदर देन एक्टिव साइट, ठीक है। दीज आर द स्पेसिफिक एरियाज ऑन द सरफेस ऑफ एंजाइम अदर देन एक्टिव साइट। एक्टिव साइट को छोड़कर, है ना, जो और यहाँ पर बाइंडिंग साइट होती है उसको कहते हैं एलोस्टेरिक साइट, ठीक है। यहाँ पर भी आकर के सबस्ट्रेट बाइंड करता है, ये इसका यूज भी है।
डिफरेंट एलोस्टेरिक इफेक्टर्स, एलोस्टेरिक मॉडिफायर्स जिनको हम कहते हैं, बाइंड टू द एंजाइम थ्रू एलोस्टेरिक साइट टू मॉडिफाई एंड रेगुलेट एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, तो इसके साथ कौन बाइंड करते हैं? एलोस्टेरिक इफेक्टर्स, एलोस्टेरिक मॉडिफाइज भी कहते हैं। दे बाइंड विद एंजाइम थ्रू एलोस्टेरिक साइट टू मॉडिफाई एंड रेगुलेट enzyme activity. Then unit of enzyme activity, this is not very much important. देख लो, 1 international unit is the amount of the enzyme required to convert 1 micromole substrate to 1 micromole product, ठीक है, पर मिनट अंडर ऑप्टिमम कंडीशन। और ये किस चीज़ में एक्सप्रेस किया जाता है? 1 इंटरनेशनल यूनिट पर ml के हिसाब से इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। सो एक इंटरनेशनल यूनिट इज इक्वल्स टू 1 माइक्रोमोल पर मिनट। और उसके अलावा एक कटाल भी होता है, क्या होता है? एक कटाल ऑफ एंजाइम इज द अमाउंट ऑफ एंजाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल सबस्ट्रेट टू 1 मोल प्रोडक्ट पर सेकंड हो गया ये अंडर ऑप्टिमम कंडीशन। सो एक कटाल क्या हो गया? 1 मोल पर सेकंड। और एक इंटरनेशनल यूनिट क्या है? 1 माइक्रोमोल पर मिनट में हो गया ये, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। IUB क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी, ठीक है। ये क्या होता है? इट इज़ एन यूनिफॉर्म एंड अनएम्बिगुअस एंजाइम। इट इज़ एन uniform and unambiguous enzyme nomenclature system adopted by International Union of Biochemists। ये 1964 से चालू हो गया था, यूज़ में आना चालू हो गया था 1964 से। IUB है ना, इन्होंने अडॉप्ट किया इस सिस्टम को। और इस सिस्टम के थ्रू होता क्या है? एंजाइम को मेजर 6 क्लासेस में डिवाइड कर दिया जाता है और वेरियस फिर उसकी सब क्लासेस भी होती हैं फर्दर। देखो, मेन तो हम लोग ये क्लासेस देख लेते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफेरेज, हाइड्रोलेज, देन उसके बाद में आता है लाइज, उसके बाद में आइसोमरेज, देन लाइगेज। ये आपके एकदम है ना नंबर से आपको याद होने चाहिए। मैं एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। मतलब देखो, ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करके बनाया पानी, H2O, पानी से बनाई लस्सी, ठीक है, और इसे पी ली, बस पी ली, ठीक है। तो आपको ये इतना याद रखना है, और इसे पी ली। सो दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट ट्रिक, आपको इससे याद रहेगा। देखो, ऑक्सीजन ट्रांसफ़र किया, ऑक्सीजन से आपको याद रहेगा ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, ट्रांसफ़र से आपको याद रहेगा ट्रांसफरेजेस, पानी वाटर से याद रहेगा आपको हाइड्रोलेजेस, आपको लस्सी LYSSI लस्सी से याद रहेगा क्या? बोलो, देखा तो था। अरे लस्सी से क्या याद रहेगा? लाइसिस, ठीक है, LYASES लाइसिस, जिसको सिंथेसिस भी कहते हैं, तो आपको लाइसिस याद रहेगा। फिर आइसो से इससे पी ली, तो इससे से आइसो आएगा आपके पास, तो आइसोमरेजेस, और पी ली से आएगा लाइगेजेस, या इसको हम लोग सिंथेटेजेस भी कहते हैं, ठीक है, जो लाइगेशन या सिंथेसिस का काम करता है। देखो, अभी इनके फंक्शन याद होने चाहिए और एग्जाम्पल याद होने चाहिए। जैसे आपका ऑक्सीडो रिडक्टेज होता है, दिस इज ग्रुप ऑफ एंजाइम catalyzes the oxidation and reduction of the substrate। सपोज यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे AH2 प्लस B और A प्लस BH2 हुआ क्या? यहाँ पे देखो, A तो ऑक्सीडाइज हो गया क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से हट गया, और हाइड्रोजन जिस चीज़ से जुड़ता है उसका क्या हो जाता है? रिडक्शन हो जाता है। तो B से अगर यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया है, देख रहे हो, B से हाइड्रोजन आपका जुड़ गया है, B से अगर हाइड्रोजन जुड़ गया इसका मतलब B रिड्यूस हो गया, A ऑक्सीडाइज हो गया। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे साथ में हो रही हैं। एग्जाम्पल बोलो, डिहाइड्रोजिनेज, ऑक्सीडेज, पेरोक्साइडेजेस, कैटलेजेस। तो ये एग्जाम्पल आप ध्यान में रख लोगे, डिहाइड्रोजिनेजेस, ऑक्सीडेजेस, कैटलेजेस, पेरोक्साइडेजेस। उसके बाद ट्रांसफेरेजेस पे पहुंचे। ये ट्रांसफ़र करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये A के साथ यहाँ पे R ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, प्लस B हमने दूसरा सबस्ट्रेट लिया, और देखना अभी क्या होगा? A तो अकेला हो जाएगा और ये जो B होगा ये R के साथ भाग जाएगा। तो R का ट्रांसफ़र हो गया ना A से B, तो ट्रांसफरेजेस, ठीक है। सो दिस इज ग्रुप ऑफ कैटलिस एंजाइम कैटलाइजेस द ट्रांसफर ऑफ पर्टिकुलर फंक्शन ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन, है ना। अगर हाइड्रोजन का ट्रांसफर करेगा तो वो तो ऑक्सीडो रिडक्शन में आ जाएगा, ठीक है। सो अदर देन हाइड्रोजन फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर। एग्जांपल बता दो, ये ALT और ये AST बहुत जरूरी है, ये शॉर्ट फॉर्म्स है ना, याद करो, इनका पता होना चाहिए। व्हाट इज ALT? एलेनाइन अमीनो ट्रांसफरेज। क्या हो गया? एलेनाइन, AL से एलेनाइन अमीनो ट्रांसफरेज, ठीक है। और
AST से एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफेरेज, ये एग्जांपल हो गए ट्रांसफेरेजेस के। हाइड्रोलिसिस क्या करता है, ये बॉन्ड को तोड़ता है बाय एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड बाय एडिशन ऑफ वाटर। देखो A B के बीच में जो बॉन्ड है यहाँ पर, वो पानी के एडिशन के बाद देखो टूट गया है, AH प्लस BOH का अलग ही बॉन्ड बन गया है, ठीक है। ओके एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल बता दो हाइड्रोलिसिस के। जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं लैक्टेज, सुक्रेज, लाइपेज, अमाइलेज, ये सारे के सारे हाइड्रोलिसिस नेचर के होते हैं, ठीक है। उसके बाद में बढ़ते हैं लाइजेस की तरफ। लाइजेस इसको सिंथेसिस भी कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कोई छोटे ग्रुप होते हैं वो तोड़ के अपने अलग बॉन्ड बना लिए जाते हैं उनके, और बड़े ग्रुप के बीच में डबल बॉन्ड लीव हो जाता है, डबल बॉन्ड छूट जाता है, यहाँ पे आ जाता है। सो दिस इज द ग्रुप ऑफ एंजाइम कैटलाइजेस द स्प्लिटिंग ऑफ लार्ज सबस्ट्रेट विद रिमूवल ऑफ स्मॉल ग्रुप, है ना। लार्ज सबस्ट्रेट को तोड़ेगा ये विद रिमूवल ऑफ स्मॉल ग्रुप बाय नॉन हाइड्रोलिटिक क्लीवेज, नॉन हाइड्रोलिटिक क्लीवेज करेगा, छोटे वालों को तो अलग करके उनका अलग ही ग्रुप बना देगा, और इट विल लीव मोस्टली लिविंग अ डबल बॉन्ड, ठीक है। दे ऑल्सो कैटलाइज लिंकिंग ऑफ टू मॉलिक्यूल विदाउट ATP एक्सपेंडिचर, तो ये क्या करता है, दो मॉलिक्यूल को जोड़ता भी है विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ ATP। सो दिस इज अबाउट लाइजेस, ठीक है। देन एग्जाम्पल देख लो लाइजेस के, एल्डोलेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, डी कार्बोक्सिलेज, ठीक है। सो डी कार्बोक्सिलेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एल्डोलेज, ठीक है। उसके बाद आइसोमरेज, आइसोमरेज के एग्जाम्पल बड़े सिंपल, आइसोमरेज, एपिमरेज, म्यूटेज, ये सब, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, सपोज A से बन रहा है A डैश, A डैश इज द आइसोमर ऑफ A, यू नो व्हाट इज आइसोमर। देन लाइगेजेस या सिंथेटेजेस, इसमें क्या होता है, यहाँ पर ATP यूज करके, ATP का यूज करके पर्टिकुलर दो सब्सटेंसेस को जोड़ दिया जाता है, लाइगेट कर दिया जाता है ना, बॉन्ड बना दिया जाता है उनके बीच में जनाब, ठीक है। कौन, एग्जाम्पल बताओ, DNA लाइगेज एंड ग्लूटामीन सिंथेटेज, ग्लूटामीन सिंथेटेज। उसके बाद में मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट, देखो सीधी सी बात है, एंजाइम ऐसी कुछ आपको पता होगा कि फॉर एग्जांपल अगर ये आपका यहाँ पे प्रोडक्ट का लेवल है, ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होता है, हर एक रिएक्शन को एक ट्रांजिशन स्टेट तक पहुँचना पड़ता है, उसके बाद में वो उसका प्रोडक्ट में कन्वर्जन स्टार्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो यहाँ पर ही प्रोडक्ट आ जाएगा, तो ये प्रोडक्ट का लेवल होगा, ठीक है। तो एक बात बताओ मुझे, ठीक है, अगर अच्छा ये एंजाइम करता क्या, एंजाइम क्या करेगा, एंजाइम सिर्फ ये वाली जो पीक है ना, ये ट्रांजिशन स्टेट की, इसको नीचे ले आएगा थोड़ा, ठीक है, मतलब इस तक जल्दी पहुंचा देगा, ठीक है। A chemical reaction occurs when certain proportion of substrate molecule gain minimum energy, ये minimum energy है, transition state तक पहुंचने वाली है ना, to make them sufficiently energized to reach a transition state, ठीक है। तो chemical reaction तभी होती है ना जब substrate molecule कुछ minimum energy gain करके transition, यहाँ पर है आपका substrate, ये कुछ minimum energy gain करके यहाँ transition state तक पहुंचा, और फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, there will be high probability that chemical bond यहाँ पर बनेगा या टूटेगा, जो भी चीज़ होगी वो यहाँ होगी, दैट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एक्टिवेशन एनर्जी भी इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन तक पहुँचने के लिए ये जो एनर्जी लेवल होता है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, सबस्ट्रेट से यहाँ तक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। यहाँ पे दिस वैल्यू विल बी एक्टिवेशन एनर्जी। सो दिस इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विच कैन बी डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। अब ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो मॉलिक्यूल्स में तंतनी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब फटाफट फास्ट इधर उधर मूव करना स्टार्ट करेंगे, और ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये कम हो जाएगी। ऑब्वियस ही बात है, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो आप एनर्जी दे रहे हो काम करने के लिए, तो एक्टिवेशन एनर्जी विल बी रिड्यूस्ड, एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, ठीक है। तो कैन बी डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मीडियम, बट ह्यूमन बॉडी में आप जानते हो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि टेम्परेचर को रेज किया जा सके, ठीक है। सो ये काम कौन करता है, एंजाइम करता है। अच्छा देखो पूरा इसका पूरा कथा बताता हूँ, देख सीधी सी बात है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए सबसे पहले सबस्ट्रेट लगता है। अब सबस्ट्रेट जो होता है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, वो मिनिमम कुछ एनर्जी गेन करके इस ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचता है, और यहाँ पर इसके बॉन्ड ब्रेक होते हैं या बॉन्ड बनते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, बट फर्स्ट इज हैव टू रीच टू ट्रांजिशन स्टेट, और ट्रांजिशन स्टेट तक पहुँचने में जितनी एनर्जी लगती है उस एनर्जी को कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या एक्टिवेशन एनर्जी। अब जनरली क्या होता है कि अगर आपको एक्टिवेशन एनर्जी ये जो देनी
बढ़ानी है तो आप क्या करो, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दो। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक्टिवेशन एनर्जी विल बी डिक्रीज, ठीक है, जो डिक्रीज हो जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने पर। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर यार ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, इतना ज़्यादा कैसे बढ़ाओगे। सो यहाँ पर ये जो एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करने का काम है ये कौन करते हैं, एंजाइम्स करते हैं। तो देयरफॉर एंजाइम simply decrease the magnitude of required activation energy to quickly energize the substrate molecule। तो ये substrate molecule को quickly energize करते हैं एंजाइम, ताकि वो फटाफट ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचे। एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करते हैं एंजाइम, बेसिकली बात है, बेसिक सी बात है, ठीक है। तो ट्रांजिशन स्टेट इन अनकेटलाइज स्टेट देखो यहाँ आ रही है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन अगर आप कैटलाइज स्टेट में मतलब एंजाइम दे दोगे तो देख रहे हो मतलब एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो चुकी है। अब देखो ये इनिशियल स्टेट है, यहाँ से अब एक्टिवेशन एनर्जी 1, ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी 1, और ये यहाँ पर है एक्टिवेशन एनर्जी 2। बताओ कम कौन सी है, ये वाली कम है ना। तो ये काम किसने किया है, एंजाइम ने किया है कैटलाइज स्टेट में, ठीक है। देन उसके बाद बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटीज में। सबसे पहला फैक्टर आता है टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर, सीधा सा शब्दों में बोल रहा हूँ, टेम्परेचर जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होगी, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जा कर के मतलब आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, मैक्सिमम पहुंच जाएगी एक बार के लिए। फिर उसके बाद में आफ्टर दैट मैक्सिमम एक्टिविटी वो फिर ना डिक्रीज होनी चालू हो जाएगी। एक बेल शेप्ड कर्व मिलेगा, यहाँ से समझाता हूँ, ठीक है। मतलब देखो आप क्या कर रहे हो, इस एक्सिस में टेम्परेचर, आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी रिएक्शन की, ठीक है, बढ़ती जा रही है, देखो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मतलब जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, और एक पॉइंट आया, ये अपना जो टेम्परेचर है ये है ऑप्टिमम टेम्परेचर। इस ऑप्टिमम टेम्परेचर पे देख रहे हो 100% वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी है, क्या है इस टेम्परेचर पर मैक्सिमम वेलोसिटी है रिएक्शन की, ऑप्टिमम टेम्परेचर इसको कहते हैं। लेकिन इस ऑप्टिमम टेम्परेचर के बियॉन्ड अगर आप और इंक्रीज कर रहे हो टेम्परेचर, देख रहे हो और इंक्रीज कर रहे हो आप टेम्परेचर, तो फिर क्या हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो एक बेल शेप्ड कर्व यहाँ पे ऑब्टेन हो रहा है, समझ आया आपको। एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है ह्यूमन बॉडी के लिए अप्रोक्सीमेटली 37 ± 1 डिग्री सेल्सियस हमारा रहता है, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी के लिए। सो इनिशियली एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीजेस टू रीच द मैक्सिमम, ये वगैरह मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। अब अच्छा, अगर आपको ये जानना है कि आफ्टर ऑप्टिमम टेम्परेचर एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज क्यों हो जाती है, भाई इतना जब टेम्परेचर तुम बढ़ा दोगे तो क्या होगा, एंजाइम किस चीज़ से बना है, प्रोटीन से बना है। अब हाई टेम्परेचर पर प्रोटीन का क्या होने लग जाता है, डीनेचुरेशन होने लग जाता है, प्रोटीन खराब डीनेचुरेट होने लग जाता है। तो फिर जब वो डीनेचुरेट ही होने लगेगा, उसकी खुद की स्ट्रक्चर खराब होगी, तो रिएक्शन कैटलाइज कैसे करेगा वो, ठीक है। तो रिएक्शन की रेट भी फिर एंजाइम की एफिशिएंसी या रिएक्शन की वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, इट इज रिलेटिव चेंज इन द रिएक्शन रेट ऑफ एंजाइम एट 2 टेम्परेचर डिफरिंग बाय 10 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब देखो, अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस राइज करोगे टेम्परेचर में, 10 डिग्री सेल्सियस आपने बढ़ाया टेम्परेचर, तो रिएक्शन की जो वेलोसिटी होगी दैट विल बिकम 2 टाइम्स, दिस इज टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये 2 टाइम 3 टाइम, ठीक है। सो इट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट। अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस कम कर दोगे, टेम्परेचर डिक्रीज कर दोगे, तो वेलोसिटी जो है वो आधी हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन विल गेट हाफ, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट। अप्रोक्सीमेटली टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 होता है, ठीक है। मतलब 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे तो 2 गुना बढ़ेगा, कम करोगे तो हाफ हो जाएगा बाय द फैक्टर ऑफ 2, ठीक है। तो दिस इज 2 वैल्यू एवरेज ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ऑप्टिमम पीएच। पीएच का भी वही खेल है, जैसे सेम टाइप का कर्व मिलेगा आपको पीएच के अंदर, बेल शेप्ड इसी टाइप का कर्व, कि आप पीएच बढ़ाते जाओ, एक ऑप्टिमम पीएच तक वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर उसके बाद में डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि फिर उसके बाद में प्रोटीन जो है वो आपका एंजाइम जो है वो फिर वो खराब होने लगेगा, ठीक है। ठीक है, इसका मैं एक चीज़ और बताऊंगा, ठीक है। ये हो गया
अब फॉर एंजाइम देयर इज डेफिनेट पीएच विच इज कॉल्ड ऑप्टिमम पीएच, वहाँ पर मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है। बियॉन्ड दैट ऑप्टिमम पीएच डिक्रीज हो जाएगी एक्टिविटी, ठीक है। जैसे ऑप्टिमम पीएच पेप्सिन है आपका, पेप्सिन काम करता है 1.5 से लेके 2 पीएच तक, ट्रिप्सिन 7 से 8 में काम करता है ना, स्लाइटली बेसिक एल्कलाइन फॉस्फेटेज ये वगैरह वगैरह इतनी। देख फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर मोस्ट ऑफ द एंजाइम है, जनरल ऑप्टिमम पीएच कितनी होगी 7 से 8 होती है, ये जनरल ऑप्टिमम पीएच हमारी बॉडी में एंजाइम मोस्टली एंजाइम्स के काम करने की। तो इस पीएच पे मैक्सिमम एक्टिविटी वो शो करेंगे, इसके आगे पीछे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। अब पीएच कैसे अफेक्ट करता है, देखो सीधी सी बात है, हमारी बॉडी में जितनी रिएक्शंस होती हैं, काफ़ी सारी रिएक्शन होती हैं। सपोज आपका एक फॉर स्पेसिफिक कैटालिटिक एक्टिविटी अमाइनो एसिड जो होता है ना वो प्रोटीनेटेड फॉर्म में चाहिए हमें, ठीक है, NH3 पॉजिटिव फॉर्म में चाहिए। लेकिन अगर आपने पीएच को डिक्रीज कर दिया, पीएच एल्कलाइन पीएच है, एट एल्कलाइन पीएच, ये ग्रुप आपको डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में मिलेगा, NH2 की फॉर्म में मिलेगा। सो अब रिएक्शन को चाहिए क्या काम करने के लिए, प्रोटोनेटेड फॉर्म चाहिए, और मिल क्या रहा है, डीप्रोटोनेटेड फॉर्म मिल रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्वियसली क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। पीएच अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी बिकॉज एंजाइम एंड सबस्ट्रेट फॉर देयर प्रॉपर इंटरेक्शन रिक्वायर्ड स्पेसिफिक केमिकल ग्रुप्स इन आयनाइज्ड और नॉन आयनाइज्ड स्टेट। मतलब कई बार किसी रिएक्शन में आयनाइज्ड फॉर्म में चाहिए, किसी में नॉन अनआयनाइज्ड स्टेट में चाहिए, ठीक है, विच इज़ डिटरमाइंड बाय पीएच। मैंने आपको एग्जांपल बता दिया कि अमाइनो एसिड एक कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए NH3 पॉजिटिव फॉर्म में चाहिए, एट एल्कलाइन पीएच NH2 की फॉर्म में होगा, तो रिएक्शन की रेट जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी बिकॉज वी नीड इट इन द फॉर्म ऑफ NH3 पॉजिटिव। ओके, सो ये ऑप्टिमम पीएच के बारे में मैंने बताया कि यार इससे कम क्यों डिक्रीज हो जाती है एक्टिविटी, इससे आगे क्यों डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। अगर ज़्यादा आगे जाओगे है ना, आप एल्कलाइन कर दोगे, एल्कलाइन स्टेट में डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में आपको मिलेगा NH2, दैट्स इट, बस इतना ही जानना आपको इसके बारे में, ठीक है। ओके, in extreme pH too high or too low there may be irreversible denaturation of enzyme to decrease the enzyme activity because enzyme saturation depend on the ionic character of amino acid side chain which again depend on pH। बस सीधी सी बात है, pH को बहुत ज़्यादा या बहुत कम कर दोगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, डीनेचुरेशन हो जाएगा, सीधी सी बात है, खराब हो जाएगा हमारा एंजाइम। आगे बढ़ते हैं, इरिवर्सिबल डीनेचुरेशन होगा ये वाला। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है, आप इस तरीके से आपके पास एक हाइपरबॉलिक कर्व, कैसा कर्व आता है यहाँ पे, हाइपरबॉलिक कर्व आता है कि आप क्या करो, इस एक्सिस पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लो, यहाँ पे वेलोसिटी लो, आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाओ, बेशक आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी क्योंकि आप सबस्ट्रेट को बढ़ा रहे हो, लेकिन वेलोसिटी एक पॉइंट आएगा जहाँ पर मैक्सिमम होगी, दैट इज कॉल्ड वी मैक्सिमम। अब यहाँ के बाद अब फर्दर इंक्रीज नहीं करेगी वो आपकी वेलोसिटी, फिर क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, डिक्रीज भी नहीं करेगी, कॉन्स्टेंट हो जाएगी, ठीक है। एंड एट डेफिनेट एंजाइम कंसंट्रेशन, एक पर्टिकुलर अगर आपने एंजाइम कंसंट्रेशन ली है तो वेलोसिटी ऑफ एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अंटिल अ मैक्सिमम Vmax इज रीच्ड एंड देयर इज नो फर्दर इंक्रीज या राइज इन द वेलोसिटी इन स्पाइट ऑफ फर्दर इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है। नाउ इनिशियली with rise of the substrate concentration enzyme activity बढ़ेगी because more and more substrate binding with enzyme active site, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सबस्ट्रेट बाइंड करेगा एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ तो आपकी एक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। दिस राइजिंग टेंड टू कंटिन्यू टिल द सैचुरेशन पॉइंट इज रीच, जहाँ पर सारी की सारी एक्टिव साइट ऑक्यूपाई हो जाएंगी। मतलब यार फॉर एग्जांपल आपके पास 100 एंजाइम है, ठीक है, मैंने शुरू में ये बोला ना, एट अ डेफिनेट एंजाइम कंसंट्रेशन, हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को स्टडी कर रहे हैं, तो सपोज आपके पास 100 एंजाइम है तो 100 एक्टिव साइट है आपके पास, ठीक है। अब आपके पास सबस्ट्रेट 50 ही है, अब आप सबस्ट्रेट का नंबर बढ़ाते जाओ, तो सबस्ट्रेट का नंबर जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे एंजाइम की एक्टिविटी एक बार तो बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, लेकिन फिर उसके बाद में जब 100 ही आपके पास एंजाइम होंगे, 100 ही सबस्ट्रेट होंगे, ठीक है, अब 100 सबस्ट्रेट 100 एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाइंड कर चुके होंगे, अब फर्दर कोई चांसेस नहीं है, सारी की सारी एक्टिव साइट ऑक्यूपाई हो चुकी है, तो बियॉन्ड दिस पॉइंट, अब ना बियॉन्ड दिस सैचुरेशन पॉइंट कोई भी एंजाइम की एक्टिविटी में राइज नहीं होगा ना, एकदम कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज सबस्ट्रेट फेल टू बाइंड विद द एंजाइम। ओके, अब सबस्ट्रेट अगर आप 200 भी कर दोगे तो बाइंड कहाँ होगा सबस्ट्रेट जा करके, क्योंकि एक्टिव साइट तो सारी फुल हो चुकी हैं, दैट्स इट।
अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज मिचेलिस कांस्टेंट। मिचेलिस कांस्टेंट क्या होता है, देखो अब यहाँ पे मिचेलिस कांस्टेंट का ध्यान से सुनना, मैं हिंदी में सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ। वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, व्हाट इज मिचेलिस कांस्टेंट, सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जिस पर एंजाइम की रिएक्शन की जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम वेलोसिटी की आधी हो। फिर से बोलता हूँ, Km हम लोग इसी एक्सिस पे तो ले रहे हैं, एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो व्हाट इज Km या मिचेलिस कांस्टेंट, इट इज दैट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी, दैट्स इट, बस इतना याद रखना है। देन एक पॉइंट आता है कि जितनी एंजाइम एफिनिटी ज़्यादा होगी सबस्ट्रेट के साथ, है ना, सबस्ट्रेट और एंजाइम की एफिनिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना आपका Km कम होगा, Km कम होगा, ठीक है। Km सपोज यहाँ पे, तो अगर एफिनिटी ज़्यादा होगी तो ये ग्राफ कुछ अलग टाइप का बनेगा और ये Km मैक्सिमम वेलोसिटी यहीं रीच हो जाएगी, मतलब जल्दी मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ आएगा, ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ थोड़ा जल्दी आएगा, और ये Km जो है इसकी वैल्यू इधर शिफ्ट हो जाएगी, यानी Km की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो दैट इज, हम लोग ये कह सकते हैं सबस्ट्रेट लो कंसंट्रेशन विल शो हाफ वी मैक्स, ठीक है। इस एक्सिस पे हम लोग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन शो कर रहे हैं, तो सबस्ट्रेट की कम कंसंट्रेशन पर ही हमारा वी मैक्स का हाफ, या फिर हम लोग कह सकते हैं जो वी मैक्स होगा वो अचीव हो जाएगा सबस्ट्रेट की कम कंसंट्रेशन पर ही, ठीक है, ओके। और इसका उल्टा ले लो, अगर एंजाइम सबस्ट्रेट एफिनिटी कम होगी तो ये Km जो है वो ज़्यादा होगा, कहने का मतलब सबस्ट्रेट की ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन लगेगी वही हाफ वी मैक्स शो करने में, ठीक है, ओके। सो Km क्या करता है, मिचेलिस कांस्टेंट, इट एक्चुअली प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड फॉर सिग्निफिकेंट कैटालिसिस टू अकर, ठीक है। ये किस चीज का मेजर है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का। Km वैल्यू इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन एंजाइम एट डेफिनेट कंडीशन, आप कुछ पर्टिकुलर कंडीशन दे दो, Km की वैल्यू एक पर्टिकुलर एंजाइम के लिए डेफिनेट होगी, कांस्टेंट होगी, सॉरी, ठीक है। उसके बाद एंजाइम कंसंट्रेशन, अगर आप क्या करो, जितना ज़्यादा एंजाइम का नंबर बढ़ाते जाओगे तो एक्टिव साइट्स इंक्रीज हो रही हैं, और बाइंडिंग्स एक्टिव साइट जब बढ़ेंगी तो रिएक्शन की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, बस ये इस टाइप का लीनियर कर्व बनता है। अब दिस इज बिकॉज द नंबर ऑफ अवेलेबल सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट इंक्रीज हो रही है एज द एंजाइम कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, दैट्स इट। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, भाई अगर प्रोडक्ट की ज़्यादा कंसंट्रेशन एक नेगेटिव फीडबैक की तरह काम करती है बॉडी में, जितना ज़्यादा आपका प्रोडक्ट एक्यूमुलेट होगा एंजाइम एक्टिविटी ग्रेजुअली डिक्रीज होगी विद एक्यूमुलेशन ऑफ द प्रोडक्ट। देन इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, ओके, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है, देखो enzyme inhibition, chemical substance that inactivate the enzyme, these are enzyme inhibitors, तो chemical substances that inactivates the enzyme and decrease the velocity of the enzyme catalyzed reaction is called enzyme inhibitor, and this process is called enzyme inhibition। types of inhibition दो टाइप होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल के अंदर सबसे पहले आता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, मतलब जो हमारा जो इनहिबिटर होता है ना वो सबस्ट्रेट के साथ स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है। इस केस में कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में एंजाइम और सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होती है। तो क्या होता है, जो इनहिबिटर होता है ना वो अपने सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन में रहता है, मतलब भाई एक्टिव बाइंडिंग साइट तो एक ही है, अगर वहाँ पर जाकर के कोई और जुड़ जाएगा, वहाँ पर जाकर के अगर कॉम्पिटिटर जुड़ गया तो हमारा एंजाइम तो मुंह देखता रह जाएगा, सॉरी जो हमारा सबस्ट्रेट है वो तो मुंह देखता रह जाएगा, वो तो बाइंड ही नहीं हो पाएगा। तो इस चक्कर में क्या होगा, इनहिबिशन हो जाएगा, ठीक है। सो एंजाइम इनहिबिटर शोज स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद द सबस्ट्रेट एंड compete with the substrate for the same active site of the enzyme। अब इस चीज को रिवर्स किया जा सकता है कैसे, अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इतना बढ़ा दोगे तो फिर क्या प्रॉब्लम है, इफ यू इंक्रीज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, how can you increase the substrate concentration? By dilution of enzyme inhibitor complex। so in competitive inhibition you can actually reverse this, can be reversed by increasing the substrate concentration। एक तो आप substrate concentration बढ़ाओ और दूसरा enzyme inhibitor complex को dilute कर दो आप,
ठीक है, तब आप कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को रिवर्स कर सकते हो। इनहिबिटर्स जैसे आपका एलोप्यूरिनॉल है, ये कौन सा एंजाइम होता है, ज़ैंथिन ऑक्सीडेज, उसका इनहिबिटर होता है, उसके जैसा ही दिखता है और एक्टिव साइट पे जाके बाइंड हो जाता है फटाफट। उसके अलावा जैसे अपना लोवोस्टेटिन, सिम्वास्टेटिन, ये सब HMG को ए रिडक्टेज के लिए इनहिबिटर का काम करते हैं, ठीक है, ये सब आप नाम देख लेना एक दो। कैप्टोप्रिल, एनिलाप्रिल, ये सब ACE यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के लिए इनहिबिटर का काम करते हैं। उसके बाद में नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, इस केस में स्ट्रक्चर की कोई रिलेटेबिलिटी नहीं होती है ना। हेयर इनहिबिटर इज स्ट्रक्चरली अनरिलेटेड टू द सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर बाइंड्स विद एंजाइम एट एलोस्टेरिक साइट। अब इस केस में क्या होता है, दो साइट बताई थी ना मैंने, एक तो एक्टिव साइट और एक एलोस्टेरिक साइट। अब इस केस में जो इनहिबिटर मॉलिक्यूल है वो एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं करता, कहाँ बाइंड करता है, एलोस्टेरिक साइट पर बाइंड करता है, विच इज डिस्टिंक्ट, वो जो कि एक्टिव साइट से अलग होती है, ठीक है। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स भी कहते हैं। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स को हम लोग एलोस्टेरिक इनहिबिटर भी कहते हैं, ठीक है। इट कैन नॉट बी रिवर्स बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, इसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते। बड़ी दुख की बात है कि हम लोग नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को रिवर्स नहीं कर सकते बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, क्योंकि सबस्ट्रेट तो बेचारा वहीं जाके बाइंड हो रहा है, सबस्ट्रेट तो कुछ कर ही नहीं सकता। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है वो तो अलग ही एलोस्टेरिक साइट पे जाके बाइंड हो रहा है, तो इसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं दूसरे तरीके से। कौन सा, ये वाला, कि एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स को डाइल्यूट कर दो, तब जाके हम नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को रिवर्स कर सकते हैं। एग्जांपल, इनहिबिशन ऑफ ट्रिप्सिन बाय ट्रिप्सिन इनहिबिटर और इनहिबिशन ऑफ एक्टिव एसिड फॉस्फेटेज बाय एथेनॉल। देन इरिवर्सिबल इनहिबिशन की बात करते हैं, इरिवर्सिबल इनहिबिशन या फिर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इसमें क्या होता है, here inhibitors have no structural similarity with the substrate, bind with the enzyme at allosteric site to inactivate enzyme। irreversible या non competitive में यही होता है, ठीक है। यहाँ अच्छा, ये तो था अपना क्या, रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव, ये था अपना रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव, यहाँ पे एलोस्टेरिक साइड पे बाइंड हो रहा है, एलोस्टेटिक इनहिबिटर वगैरह वगैरह। अब आएगा इरिवर्सिबल, कि इसको हम लोग रिवर्स कर ही नहीं सकते। हेयर इनहिबिटर्स हैव नो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी, स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी भी नहीं है, एंड ये कहाँ बाइंड करते हैं, ये एलोस्टेरिक साइड पे जाके बाइंड करते हैं और एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देते हैं। दे कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम एंजाइम ओनली विद द लॉस ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। अगर तुम इनको एंजाइम से अलग करने की कोशिश करोगे तो एंजाइम की एक्टिविटी ही लॉस हो जाएगी, दैट्स इट। इसीलिए हम इसको कहते हैं ना इरिवर्सिबल इनहिबिशन। इसमें तो हम लोग इन इनहिबिटर्स को, एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स को अलग कर सकते थे बाय डाइल्यूशन ऑफ एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, और इसमें दो, ऊपर वाले में कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में हम दो तरीकों से इसको कर सकते थे, एक तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा के और डाइल्यूट करके एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स को। उसके बाद जैसे ये आपका फॉर एग्जांपल लेड है, इट इज़ हैवी मेटल, एग्जांपल लेड, ये कौन सा एंजाइम, फेरोकिलेटेज के लिए लेड जो होता है वो इनहिबिटर का काम करता है। उसके अलावा इनोलेज के लिए फ्लोराइड, और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज के लिए डाई सल्फीराम, और उसके अलावा साइनाइड जो अपना सोडियम पोटेशियम एटीपेज होता है, ये तो याद ही रख लो, ये याद रख लो, है ना। एक दो एग्जाम्पल, तीन एग्जाम्पल इनमें से देख लेना थोड़े बहुत। ये साइनाइड जो होता है वो सोडियम पोटेशियम एटीपेज के लिए इनहिबिटर का काम करता है, ठीक है। साइनाइड याद रखना, साइनाइड इनहिबिटर का काम करता है सोडियम पोटेशियम एटीपेज के लिए। नाउ व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ये पता चल जाएंगे फटाफट से। एक्टिव साइट पे एक्ट करते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, और नॉन कॉम्पिटिटिव वाले एलोस्टेरिक साइट पर। क्या स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होती है कॉम्पिटिटिव वालों में, हाँ बिल्कुल होती है। नॉन कॉम्पिटिटिव वालों में क्या होता है ना, स्ट्रक्चरली अनरिलेटेड। अच्छा, कॉम्पिटिटिव वाले रिवर्सिबल होते हैं, कॉज रिवर्सिबल इनहिबिशन, और नॉन कॉम्पिटिटिव वाले मोस्टली इरिवर्सिबल इनहिबिशन शो करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट, इनहिबिशन रिलीव बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, इसको तो हम रिलीव कर सकते हैं बट इट इज़ नॉट रिलीव्ड है। देन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, ये सबस्ट्रेट की एफिनिटी को रिड्यूस कर देता है, रिड्यूस द एफिनिटी ऑफ एंजाइम टू सबस्ट्रेट इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। बट इन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऐसा नहीं होता, एंजाइम सबस्ट्रेट एफिनिटी इज नॉट अल्टर्ड,
देन मोस्टली कंसर्न विद ड्रग एक्शन, जो हमारे ड्रग्स हैं वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के मैकेनिज्म पर ही काम करते हैं, और जो हमारे मोस्टली ये जो हमारे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं ये वाले हम लोग क्या टॉक्सिकोलॉजिकल यूज़ में काम में लेते हैं, मोस्टली कंसर्न विद टॉक्सिकोलॉजिकल यूज़। नाउ एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम इनहिबिशन, देखो सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम इनहिबिशन में क्या आता है, 3 एप्लीकेशन हो गए हमारे पास। एक तो ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, एंजाइम इनहिबिशन कहाँ काम आता है भाई, एंजाइम काम करना चलो ठीक है, इनहिबिशन कहाँ काम आता है, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज में, बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवेज की स्टडी में, और एंजाइम एक्शन की मैकेनिज्म की स्टडी में। ओके उसके बाद में देखो रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी इन बायोलॉजिकल सिस्टम, रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी इन बायोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है। अब इसमें क्या होता है भाई, देखो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म फॉर रेगुलेशन एक्टिविटी, अपनी बॉडी के अंदर किस तरीके से आप बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर रेगुलेशन करते हैं एंजाइम एक्टिविटी का। सबसे पहले कंपार्टमेंटलाइजेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सबस्ट्रेट, भाई सबस्ट्रेट की अवेलेबिलिटी कम ज़्यादा करने से रेगुलेशन हो सकता है, मतलब सबस्ट्रेट होगा तभी तो रिएक्शन होगी नहीं। देन एलोस्टेरिक रेगुलेशन, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एलोस्टेरिक मॉडिफायर्स होते हैं, आपको पता है एलोस्टेरिक मॉडिफायर्स होते हैं, तो ये कम ज़्यादा कर सकते हैं। हेयर डिफरेंट एलोस्टेरिक मॉडिफायर रेगुलेट द रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे ईदर टू स्टिमुलेट और इनहिबिट द एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द सेलुलर नीड। ओके देन हमारे पास जैसे एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल क्या होगा, सिट्रेट स्टिमुलेट्स एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज टू इंक्रीज फैटी एसिड सिंथेसिस, ठीक है। पाल्मेटॉयल कोए आपके पास, ये क्या करता है, ये इनहिबिट करता है एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज टू डिक्रीज फैटी एसिड सिंथेसिस। अरे कहने का मतलब हमारी बॉडी एलोस्टेरिक रेगुलेशन कर सकती है, वो क्या कर सकती है अपने हिसाब से मतलब डिक्रीज या इंक्रीज कर सकती है किसी एंजाइम की एक्टिविटी को। फॉर एग्जांपल एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज है, ये आपके पास आपका बेसिक एंजाइम है, ठीक है, ये फैटी एसिड सिंथेसिस करता है, इसमें रोल प्ले करता है। तो अब अगर बॉडी को फैटी एसिड सिंथेसिस करवाना है तो वो सिट्रेट को भेजेगी, और सिट्रेट एलोस्टेरिक साइड पे बाइंड करके फलाना ढिमकाना एलोस्टेरिक मॉडिफायर की तरह काम करके फिर वो इसकी एक्टिविटी को स्टिमुलेट कर देगा, इंक्रीज कर देगा एक्टिविटी को। और पाल्मेटॉयल को है वो क्या करेगा, आएगा इसको इनहिबिट कर देगा, ठीक है। तो फैटी एसिड सिंथेसिस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से बॉडी काम करती है। कोवेलेंट मॉडिफिकेशन ऑफ एंजाइम, इसमें क्या होता है, कोवेलेंट मॉडिफिकेशन में क्या होता है, यहाँ पर कोवेलेंट मॉडिफिकेशन में क्या होता है, सीधी सी बात, हेयर बाय रिवर्सिबल फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन। यू नो व्हाट इज फॉस्फोराइलेशन, एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, एंड डीफॉस्फोराइलेशन रिमूवल ऑफ फॉस्फेट। ओके हम लोग एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट कर सकते हैं बाय फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन। कैसे यार, कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं विच आर एक्टिव इन फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म, है ना, इन एंड इनएक्टिव इन डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म। वेयर एज कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं अदर एंजाइम जो कि डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म्स में एक्टिव होते हैं और इनएक्टिव होते हैं फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में। तो इस तरीके से मॉडिफिकेशन करके कि फॉस्फोराइलेशन या डीफॉस्फोराइलेशन करके हम लोग एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ग्लाइकोजन सिंथेज इज एक्टिव इन डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म बट इनएक्टिव इन फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म, यही चीज़ है, ठीक है। तो अगर आप इसका डीफॉस्फोराइलेशन कर दोगे एक्टिव हो जाएगा, अगर आप इसको फॉस्फोराइलेशन कर दोगे इसका तो फिर ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है, देन काम नहीं करेगा, ठीक है। इंडक्शन एंड रिप्रेशन ऑफ एंजाइम, ये क्या होता है इंडक्शन रिप्रेशन, देखो here synthesis of enzyme is regulated to regulate their activity when there is no need of enzyme activity their synthesis is repressed। सीधी सी बात है, जब एंजाइम की कोई नीड ही नहीं है तो एंजाइम का प्रोडक्शन ही कम कर दो, ठीक है। लेकिन जब बॉडी को एंजाइम एक्टिविटी की नीड है तो उनकी सिंथेसिस को इंड्यूस करो, इंक्रीज करो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल फॉलोइंग मील, खाने के बाद जो इंसुलिन है, इंसुलिन एंजाइम जो है अपना, इंसुलिन इंड्यूसेस एंजाइम फॉर ग्लूकोज ऑक्सीडेशन। इंसुलिन जो हार्मोन है ये क्या करता है, नॉट एंजाइम सॉरी, इंसुलिन इज अ हार्मोन, सो इंसुलिन इंड्यूसेस द एंजाइम फॉर ग्लूकोज ऑक्सीडेशन एंड रिप्रेस द एंजाइम फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। हमने अभी भी खाना खाया है, ठीक है, तो ग्लूकोज का क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, तो उसके लिए इंसुलिन क्या करेगा, एंजाइम के प्रोडक्शन को इंड्यूस करेगा, सीधी सी बात है। नाउ व्हाट इज फीडबैक इनहिबिशन, इस तरीके से बॉडी
कंट्रोल करती है। फॉर एग्जांपल आपका कोलेस्ट्रॉल है, व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल? इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस पाथवे, ठीक है। ये स्टाइल कोए यहाँ से फिर कुछ प्रोसेस हुई, बना कोलेस्ट्रॉल। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये खुद के लिए नेगेटिव इनिबिशन का काम करेगा, ठीक है। इट एक्ट एज नेगेटिव इनिबिशन, ठीक है। ये यहाँ पर ये नेगेटिव इनिबिशन की तरह काम करेगा। यहाँ पर जो एंजाइम होता है ना अपना, ये जो रिएक्शन है इसमें एंजाइम है HMG CoA रिडक्टेज, ठीक है। तो ये जो एंजाइम है ये HMG CoA रिडक्टेज, ठीक है। ये एंजाइम कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ा हुआ मिलेगा तो ये इस एंजाइम के लिए एक नेगेटिव फीडबैक होगा और फिर ये काम करना कम कर देगा, ठीक है। देन एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव एंजाइम जाइमोजन, ठीक है। एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव एंजाइम, सम एंजाइम पर्टिकुलरली प्रोटियोलाइटिक एंजाइम आर प्रोड्यूस्ड एज इनएक्टिव फॉर्म व्हिच आर एक्टिवेटेड सब्सिक्वेंटली एट द साइट ऑफ एक्शन अकॉर्डिंग टू द सेल्यूलर नीड एंड देयरबाय रेगुलेट द एंजाइम एक्टिविटी। तो ये भी होता है, जाइमोजन इनएक्टिव एंजाइम होते हैं, कई एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं, फिर जब उनकी ज़रूरत होती है एक्शन की साइट पर तो उस टाइम पे उनको सेलुलर नीड के हिसाब से जैसे भी जो भी है उनको एक्टिवेट कर लिया जाता है, ठीक है। देन प्रिंसिपल्स ऑफ क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी, देखो हाउ एंड वाई एंजाइम कैन बी यूज क्लिनिकली फॉर वेलफेयर ऑफ पेशेंट। तो क्लिनिकली कैसे यूज किया जा सकता है? जैसे नंबर 1, एंजाइम काफ़ी सारे बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, ठीक है। बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं अपने एंजाइम, ठीक है। सो एक पर्टिकुलर एंजाइम की अगर डेफिशिएंसी होगी इट लीड टू मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस लीडिंग टू क्लिनिकल डिसऑर्डर्स, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसकी वजह से क्लिनिकल डिसऑर्डर होंगे अगर किसी एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो, ठीक है। नाउ एंजाइम इनहिबिशन and now it will show like enzyme distribution shows tissue specificity and intracellular locational specificity, ठीक है। So tissues it shows tissue specificity and intracellular locational specificity, कई एंजाइम कई जगह पे किसी टिश्यू में स्पेसिफिकली प्रेजेंट होते हैं। देन एंजाइम एक्टिविटी कैन बी इनहिबिटेड बाय डिफरेंट मॉलिक्यूल इन रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल एंड इन कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव मैनर। एंजाइम कैन बी प्रोड्यूस कॉमर्शियली इन लेबोरेटरी, क्लिनिकल यूज़ के लिए कॉमर्शियली भी इनको प्रोड्यूस किया जा सकता है। उसके बाद में प्लाज्मा कंटेन फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल एंजाइम, प्लाज्मा कंटेन फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल एंजाइम। फंक्शनल प्लाज्मा एंजाइम आर फाउंड ऑल टाइम्स इन प्लाज्मा ऑफ नॉर्मल इंडिविजुअल। और फंक्शनल प्लाज्मा एंजाइम कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? अपने लीवर से प्रोड्यूस होते हैं। और ये फंक्शनल प्लाज्मा एंजाइम हमेशा प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं एक नॉर्मल इंडिविजुअल के, ठीक है। एंड देयर कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा इक्विवेलेंट और हायर टू टिश्यूज और दे आर डेफिनेट फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन द प्लाज्मा। देखो नाम क्या है? फंक्शनल प्लाज्मा एंजाइम। पहली बात, फंक्शनल का मतलब कुछ काम होता है, तो इनका डेफिनेट फिजियोलॉजिक फंक्शन होता है कुछ प्लाज्मा में। नाम ही है प्लाज्मा, तो ये प्लाज्मा में पाए जाते हैं, प्रोड्यूस होते हैं लीवर से। एग्जाम्पल दे दो, थ्रोम्बिन, प्लाज्मिन और लाइपोप्रोटीन लाइपेज। क्या? फिर से बोलो, थ्रोम्बिन, प्लाज्मिन, लिपोप्रोटीन लाइपेज, ठीक है। थ्रोम्बिन क्लॉट फॉर्मेशन में मदद करता है, प्लाज्मिन क्लॉट लाइसिस में मदद करता है और लिपोप्रोटीन लाइपेज ये लिपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। देन बात करते हैं नॉन फंक्शनल प्लाज्मा एंजाइम्स की। अच्छा, इसमें क्या होता है? नॉन फंक्शनल प्लाज्मा एंजाइम्स होते हैं ये बहुत ही लो कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में। और दूसरी बात, इनकी कोई फिजियोलॉजिक फंक्शन भी नहीं होती है प्लाज्मा में, ठीक है। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, इनकी प्लाज्मा में कोई फिजियोलॉजिक फंक्शन नहीं होती है, इनकी इंट्रासेल्यूलर एंजाइम विच फंक्शन। अच्छा, अगर ये सेल के अंदर होते हैं ना इंट्रासेल्यूलर, ये क्या होते हैं? ये इंट्रासेल्यूलर एंजाइम होते हैं, सेल के अंदर इनका एक डेफिनेट फंक्शन होता है, लेकिन प्लाज्मा में इनका फंक्शन नहीं होता, ठीक है। वहाँ पर ये लो कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं, ओके। अच्छा, अगर इन केस ऑफ सेल्यूलर डैमेज और नेक्रोसिस, है ना, रिजल्टिंग फ्रॉम इंजरी और डिजीज, ठीक है, कोई आपको इंजरी होती है, डिजीज होती है जिसकी वजह से सेल्यूलर डैमेज या नेक्रोसिस होता है, देन बिकॉज ऑफ दैट देयर इज लार्ज अमाउंट ऑफ दीज एंजाइम लीक इनटू द प्लाज्मा। ये एंजाइम काफ़ी सारे सेल से निकल करके प्लाज्मा में आ जाते हैं टू इंडिकेट द डिजीज अफेक्टिंग द सेल्स और डिजीज, दिस इंडिकेट्स द डिजीज कंडीशन, ठीक है। एग्जाम्पल, ये नॉन फंक्शनल प्लाज्मा एंजाइम के एग्जाम्पल बता दो। एलानिन ट्रांसफरेज, बताओ AST का फुल फॉर्म क्या होता है? फटाफट बोलो। ओके, ALP, CPK, LDH लैक्टोज डिहाइड्रोजिनेज। और यहाँ पे
बताओ बताओ बोलो, क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज। ठीक है, ये सब फुल फॉर्म्स आपको अभी देखने को मिलेंगे एंजाइम्स की, याद रखना। कौन से? ALT, AST, ALP, CPK, LDH, ये सारे के सारे क्या हैं? नॉन फंक्शनल प्लाज्मा एंजाइम है। व्हाट इज द क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम? ठीक है, एंजाइम डेफिशिएंसी कॉजेज डिजीज। जैसे आपका लैक्टेज एंजाइम है, उसकी डेफिशिएंसी से लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है। आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज है, इसकी डेफिशिएंसी से डिजीज हो जाती है हीमोलाइटिक अनीमिया। ठीक है, और ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म की एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म अगर ये डेफिशिएंट होंगे तो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज हो जाएगी, फलाना ढिमकाना, इस तरीके से। ठीक है, तो एक तो कहा कि डेफिशिएंसी कॉजेज डिजीज, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस हो गई एंजाइम की। उसके बाद में एंजाइम्स आर यूज्ड एज डायग्नोस्टिक टूल ऑफ डिजीज, है ना। जैसे जो लिवर डिजीज है ना, हम लोग वेरियस प्लाज्मा एंजाइम्स को मेजर करके हम लोग डिजीज़ का पता लगा सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं डिजीज़ को। जैसे ALT, AST और एलेनाइन फॉस्फेटेज ALP, अगर ये जो है, अगर इनकी प्लाज्मा में रेज्ड कंसंट्रेशन मिले तो इट शोज लिवर डिजीज़, है ना। और होती है अपनी इस्केमिक हार्ट डिजीज़, IHD बोलेंगे शॉर्ट में। ठीक है, तो इस कंडीशन में, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ में जैसे क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज हो गया, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेज, इनकी पर्टिकुलर जो अमाउंट है, कंसंट्रेशन है, वो रेज मिलती है प्लाज्मा में, CPK, LDH एंड AST की, इन केस ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज। देन एंजाइम्स आर यूज्ड एज प्रोग्नोस्टिक टूल ऑफ डिजीज। प्रोग्नोस्टिक टूल कैसे? प्रोग्नोस्टिक मतलब हम लोग क्या एस्टिमेट कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि एक पर्टिकुलर कुछ सिम्टम साइंस हैं कि अच्छा फर्दर जाके ये बीमारी होने वाली है। ठीक है, जैसे सीरियल एस्टिमेशन ऑफ नॉन फंक्शनल प्लाज्मा एंजाइम इन डिजीज में बी यूज्ड एज इंडिकेटर टू एक्सेस द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज कोर्स। एग्जाम्पल जैसे जॉन्डिस जो होता है ना, फॉलोइंग जॉन्डिस, हमारे पास क्या होता है कि सीरम में ALT और ALP का लेवल बढ़ जाता है। व्हाट इज दिस ALT? एलेनाइन अमीनो ट्रांसफेरेज। एंड व्हाट इज ALP? इट इज एलेनाइन, बताओ, एल्कलाइन फॉस्फेटेज। ठीक है, तो इन दोनों का सीरम में अमाउंट बढ़ जाता है फॉलोइंग जॉन्डिस। नाउ आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ ट्रीटमेंट, सीरियल मेजरमेंट ऑफ ALT एंड ALP एट रेगुलर इंटरवल में बी यूज्ड टू एसेस द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज, है ना। इसका हम लोग अमाउंट का टेस्ट करके देख के हम लोग जॉन्डिस का पता लगा सकते हैं कि क्या बढ़ा है, कम हुआ है। ठीक है, एंजाइम्स आर यूज्ड एज थेरोपेटिक टूल ऑफ डिजीज, है ना। थेरोपेटिक टूल कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन और डीप वेन थ्रोम्बोसिस, हम लोग स्ट्रिप्टोकाइनेज जो कि क्लॉट बस्टर एंजाइम होता है, या यूरोकाइनेज, हम इनको इन एंजाइम्स को हम लोग इन डिजीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। देन एंजाइम इनहिबिशन इज यूज्ड एज थेरोपेटिक टूल ऑफ डिजीज़। जैसे आपका एज अ थेरेपेटिक टूल कैसे यूज़ कर सकते हैं हम लोग? जैसे आपके पास पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है। ठीक है, इन केस ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज द इनहिबिटेड एंजाइम इज H पॉजिटिव ATPase। ठीक है, पेराइटल सेल H पॉजिटिव ATPase, ये प्रोटोन पंप होता है ना। इन केस ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज देयर इज अ ड्रग, इनहिबिटर ड्रग विच इज कॉल्ड ओमिप्राजोल। वो क्या करता है? इस दिस द इनहिबिटेड एंजाइम, दिस इज द इनहिबिटर इन केस ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज। अब गोट में क्या होता है? गोट में द इनहिबिटेड एंजाइम इज ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंड ड्रग इज एलोप्यूरिनॉल। तो एलोप्यूरिनॉल क्या करता है? इस जो इनहिबिटेड ड्रग है ये क्या करता है? एंजाइम को इनहिबिट कर देता है इन केस ऑफ गोट, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज। ठीक है, वगैरह वगैरह ये आप देख सकते हो एक बार। उसके बाद में यूज़ ऑफ एंजाइम इन लेबोरेटरी फॉर डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिजीज, जैसे PCR में DNA पॉलीमरेज का यूज़ होता है, और इन केस ऑफ RFLP रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ होता है। उसके बाद में एंजाइम्स यूज्ड एज रिएजेंट टू मेजर मेटाबोलाइट। ठीक है, कैसे? जैसे ग्लूकोज जो होता है, मेटाबोलाइट टू बी मेजर्ड, इट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है उसके लिए एंजाइम कौन सा यूज करते हैं हम लोग? ग्लूकोज ऑक्सीडेज यूज करते हैं फॉर मेजर ऑफ मेटाबोलाइट, ग्लूकोज लेवल में यूज कर। जैसे ट्राइग्लिसराइड के लिए लाइपेज, लैक्टेट के लिए लैक्टो डिहाइड्रोजिनेज, ये वगैरह। अब आइसो एंजाइम, ये अच्छा टॉपिक है, आइसो एंजाइम, या इसको हम लोग आइसोजाइम भी कह देते हैं। ठीक है, अब isozymes are enzymes which are functionally same but structurally different. So what is isoenzyme या isozyme? These are functionally same but structurally different.
और इसके अलावा दे आर फिजिकली डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ द सेम एंजाइम। तो आपसे पूछे कि व्हाट इज आइसो एंजाइम। आइसो एंजाइम्स आर फिजिकली डिस्टिंक्ट फॉर्म्स ऑफ द सेम एंजाइम, है ना। दीज आइसो एंजाइम्स आर द एंजाइम विच आर फंक्शनली सेम लेकिन स्ट्रक्चरली डिफरेंट है। आइसो एंजाइम डिफर फ्रॉम वन अदर विच विद रिस्पेक्ट टू, किस रेस्पेक्ट में आइसो एंजाइम डिफर करते हैं एक दूसरे से। देखो, स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रॉपर्टी, इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टी, ऑप्टिमम पीएच एंड केएम वैल्यू, देन रिलेटिव ससेप्टिबिलिटी टू इनहिबिटर्स, रेट ऑफ रिएक्शन कैटेलाइज, देन व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ आइसो एंजाइम। ओके, importance of isoenzyme for diagnosis of specific disease, for diagnosis of specific disease। ये जो देखो, ये जो हमारे आइसो एंजाइम होते हैं, ठीक है, ये स्पेसिफिकली ऑर्गन या फिर टिश्यू के अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट में या स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ना। डिफरेंट ऑर्गन कंटेन कैरेक्टरिस्टिक प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट आइसो एंजाइम सिंस आइसो एंजाइम शो स्पेसिफिक ऑर्गन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब जब स्पेसिफिक ऑर्गन डिस्ट्रीब्यूशन ये शो कर रहे हैं तो हम बाय प्लाज्मा आइसोजाइम पैटर्न स्टडी हम लोग इट इज़ पॉसिबल टू डिटेक्ट स्पेसिफिकली द टिश्यू या ऑर्गन इन्वॉल्व इन द डिजीज प्रोसेस। हम लोग ये एस्टिमेट कर सकते हैं। देन असेसमेंट ऑफ डिजीज प्रोग्नोसिस। ओके, एक तो डायग्नोसिस में और एक प्रोग्नोसिस के अंदर, ये इसके इंपॉर्टेंस होगा आइसो एंजाइम के। कॉमन आइसो एंजाइम कौन से हैं, बस ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है, कॉमन आइसो एंजाइम। इसके लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, फटाफट ये ट्रिक देखना। क्रिएट दूध, आपको उनको क्या करना है, दूध क्रिएट करना है। क्रिएट दूध, और दूध कैसा, मान लो एल्कलाइन होता है। ओ माय गॉड, क्रिएट दूध एल्कलाइन, ओ माय गॉड। कार का नंबर P450 या PFK है, कार नंबर इज P450 और PFK। देन हेक्सोसाइक्लो, ऐसे भी याद करते हैं ना, छक्का साइकिल पे जा रहा है, या फिर ऐसे याद करो ना, हेक्सोसाइक्लो अमीनो लीवो, ठीक है। लास्ट में थोड़ा बहुत याद भी करना पड़ेगा, इतनी ट्रिक बन सकती थी मेरे से। अब क्रिएट से आएगा अपना क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज या फिर क्रिएटिन काइनेज सीधा, ये कोएंजाइम आपका आएगा, आइसो एंजाइम आएगा, सॉरी, ठीक है। सो अगर हम बात करें क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज की, स्ट्रक्चरली एक डाइमर होता है, मतलब दो पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट से मिलकर बना। दो सब यूनिट कौन सी, एक तो एम टाइप की होती है और एक बी टाइप की होती है। एम स्टैंड्स फॉर मसल टाइप एंड बी इज ब्रेन टाइप। सो हमारे पास बेसिकली हमारे पास तीन CPK होते हैं, तीन क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज होते हैं, 1, 2 और 3। कंपोजिशन क्या है, जैसे पहला वाला BB है, मतलब ये ब्रेन में प्रेजेंट है, ठीक है। MB है, ये हार्ट में प्रेजेंट है, और MM है, ये कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है स्केलेटल मसल और हार्ट में, ठीक है जी। ओके, अगर हार्ट में बात करोगे, देखो हार्ट में अपना CPK2 भी है और CPK3 भी है हार्ट के अंदर, ठीक है। तो हार्ट के अंदर अबाउट 1/3 तो CKMB है, CKMB मीन्स दिस CPK2, 1/3 तो ये है हार्ट में, 1/3 तो ये है, और बाकी का क्या है, ये वाला है, बाकी का ये वाला है। ओके, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या हो गया, हाई प्लाज्मा CPK सजेस्टिव ऑफ IHD, मतलब क्या, इस्केमिक हार्ट डिजीज, MI मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन एंड स्केलेटल मसल डिसऑर्डर। अगर ज़्यादा होगा ये CPK तो स्पेसिफिकली आपको इस्केमिक हार्ट डिजीज, मायोकार्डियल इन्फेक्शन और स्केलेटल मसल डिसऑर्डर होंगे, ठीक है। आगे लैक्टेट डिहाइड्रोजन, मैंने क्या कहा, क्रिएट दूध, दूध से आपको आएगा मिल्क, मिल्क से रिलेटेड होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजन, है ना। लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होती है मिल्क में और लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज होता है ना। तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है, स्ट्रक्चरली ये एक टेट्रामर होता है ना, 4 इसकी क्या होती हैं, 4 पेप्टाइड सब यूनिट्स होती हैं। पैटर्न अलग, 2 बेसिक सब यूनिट्स हैं, M टाइप एंड H टाइप, M फॉर मसल एंड H फॉर हार्ट। अब इसकी कंपोजिशन अलग अलग होती है, सॉरी 4 बार H, ट्रिपल H M, डबल H डबल M H ट्रिपल M, इस तरीके से। और इसका टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन फिर वेरी करता है, जैसे LDH1 है वो हार्ट में RBC में प्रेजेंट होती है, LDH2 वो RBC हार्ट में होती है, ज़्यादा RBC में होती है, ठीक है। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब याद क्या रखेंगे, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस जो है इसमें वही चीज़ें
हाई LDH प्लाज्मा LDH इज सजेस्टिव ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, स्केलेटल सेल डिसऑर्डर। अलॉन्ग विद दैट आप यहाँ पे देख रहे हो जो LDH3 है वो लिवर में भी प्रेजेंट है, LDH4 भी लिवर में ही प्रेजेंट है, और साथ में यहाँ पर किडनी विड्नी भी इन्वॉल्व हो रही है। यहाँ पे RBC आ गई, देख रहे हो आप टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन में RBC में भी प्रेजेंट है ये LDH। तो हम लोग बोलेंगे RBC से हीमोलिटिक डिसऑर्डर और लिवर से हिपैटिक डिजीज, ठीक है, ये और ऐड कर दो इसमें। नाउ एल्कलाइन फॉस्फेटेज ALP, ठीक है, अभी कैसे आएगा देखो, क्रिएट दूध एल्कलाइन, क्रिएट दूध एल्कलाइन, ठीक है, एल्कलाइन दूध क्रिएट किया हमने। स्ट्रक्चरली जो एल्कलाइन फॉस्फेटेज है इट इज मोनोमेरिक, ठीक है, 3 हमारे पास एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम होते हैं, एक तो हिपैटिक, एक प्लेसेंटल और एक बोन। बोन वाला क्या करता है, बोन डिजीज को बढ़ाता है। प्लेसेंटल वाला क्या करता है, गेस्टेशन की एज को बढ़ाता है ना, गेस्टेशन पीरियड होता है ना 9 मंथ्स का, उसको बढ़ाता है। हिपैटिक ALP क्या करता है, हिपैटिक बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन करता है ना, कोलेस्टेसिस करता है। अच्छा, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या होता है ALP का, बोलो बोलो बोलो, क्या होता है क्लिनिकल इंपॉर्टेंस? हाई प्लाज्मा ALP सजेस्टिव ऑफ लिवर डिजीज एंड बोन डिजीज। भाई अगर प्लाज्मा में ALP ज़्यादा होगा तो देखो बोन ALP वो तो बोन डिजीज करता है, ये वाला लिवर डिजीज करेगा हिपैटिक। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि हाई ALP सजेस्टिव ऑफ लिवर डिजीज एंड बोन डिजीज। देन क्रिएट दूध एल्कलाइन, ओ माय गॉड, OMG नहीं है ये HMG है ना, दूध एल्कलाइन OMG, तो HMG बोलना है इसको, OMG नहीं बोलना है। तो HMG कोए सिंथेज, HMG कोए सिंथेज, ठीक है। ये एंजाइम जो होता है ये इट इज यूज फॉर कीटोन बॉडी सिंथेसिस इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में तो कीटोन बॉडी सिंथेसिस में, और साइटोप्लाज्म में ये करता है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, ठीक है। 2 टाइप का होता है HMG कोए सिंथेज, एक तो माइटोकॉन्ड्रियल और ऑब्वियसली दूसरा साइटोप्लाज्म। देन उसके बाद में कार है ना, कार का नंबर P450 या फिर PFK, ठीक है। तो कार से आएगा कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेज, कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेज, ठीक है। कार से क्या आएगा, कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेज, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो यूरिया का सिंथेसिस करता है, और साइटोप्लाज्म में पायरिमिडीन जो बेस होता है उसका सिंथेसिस करता है। हमारे पास 2 टाइप के होते हैं कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेज, इट इज सिंथेज 1 एंड सिंथेज 2, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल एंड साइटोप्लाज्मिक। देन कार नंबर NO से आएगा नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज, ठीक है। ये होता है, क्या करता है बताओ, क्या करता है, बोलो बोलो, ये क्या कैटलाइज करता है, सिंथेसिस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड फ्रॉम आर्जिनिन, ठीक है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज कैटलाइज द रिएक्शन फ्रॉम आर्जिनिन से जो हमारा बन रहा होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये उसको क्या करता है, कैटलाइज करता है, ठीक है। आइसोजाइम एंडोथेलियल सेल में, ब्रेन में, मैक्रोफेज में अलग अलग जगह प्रेजेंट होता है। उसके बाद में हमारा आएगा साइटोक्रोम P450 मोनोऑक्सीजनेज, साइटोक्रोम P450 मोनोऑक्सीजनेज। देन फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 एंड 2, हेक्सोकाइनेज है ना, हमने बोला था PFK फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। देन हेक्सोसाइक्लो एंड अमीनो, तो हेक्सो 1 2 3 4, साइक्लो ऑक्सीजनेज 1 2, ठीक है, 1 2, इसमें 1 2 3 4 आ जाता है, इसमें 1 2 आएगा। देन अमीनो लिवोलिनिक एसिड सिंथेज 1, ठीक है। इस तरीके से ये सारे के सारे एंड 1 एंड 2, ठीक है। सो ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए, काफ़ी सारे आइसो एंजाइम्स भी हमने देख लिए, ठीक है। हमने ये भी देखा कि आइसो एंजाइम डिफर किस चीज़ में करते हैं, स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रोफोरिक प्रॉपर्टी, इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टी, ऑप्टिमम pH एंड Km वैल्यू, रिलेटिव ससेप्टेबिलिटी टू इनहिबिटर, रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन कैटलिस्ट, ये सारे इन चीज़ों में ये डिफर करते हैं। सो विद दिस हमने एंजाइम वाला पूरा पोर्शन कवर कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू योर चैनल। Till then, take care. Bye bye.